एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ कोचिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 आयनिक इक्विलिब्रिया। और ये बोर्ड एग्ज़ाम में इसका वेटेज दिया है 4 to 6 मार्क्स के लिए, और दिस इज़ बेस्ड ऑन फिज़िकल केमिस्ट्री। तो देखते हैं हमको इसमें क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम मीन्स कि एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाना, मतलब एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाना इन बिटवीन दी आयंस एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल, जो आयनाइज नहीं हुए हैं किसमें, सोल्यूशन में। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में अगर एसिटिक एसिड है CH3COOH, और जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ये आयंस प्रोड्यूस कर देंगे, CH3COO नेगेटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पर K है, यहाँ एसिटिक एसिड, और ये डिसोसिएट होकर ये आयंस को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस टूटकर आयंस को फॉर्म कर रहा है, और ये जो एरो दिखाई दे रहा है दिस इज रिवर्सिबल एरो। ये एक बार रिएक्शन फॉरवर्ड गई और दूसरे से ये बैकवर्ड आ गई, है ना। तो दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जब ये सब्सटेंस जो है, ये सब्सटेंस ब्रेक डाउन हुआ, आयंस फॉर्म कर लिया, और जब आयंस यहाँ पे जो फॉर्म हो गए ये पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हुए, ये कुछ अनडिसोसिएट आयंस है, और ये फिर से कंबाइन होकर ये प्रोडक्ट में फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए। मतलब एक बार ये रिएक्टेंट टूटकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर यही प्रोडक्ट फिर से रिएक्शन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना स्पीड से ये जो रिएक्टेंट है ब्रेक डाउन होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उतनी ही स्पीड से ये प्रोडक्ट रिएक्शन करके फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, एक जो स्पीड है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाने की वो इक्वल हो जाएगी। तो उसे हम कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, और ये आयंस फॉर्म हो रहा है इसलिए इसे कहेंगे हम आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब इन आयनिक इक्विलिब्रियम में कहाँ इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट्स का। और ये हमने किस में ऐड किया था, वाटर में ऐड किया था, इसलिए हम यहाँ पर एक्वियस लिखेंगे। अब और आगे उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स, अब यहाँ पर जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब एक आयंस को फॉर्म करे और एक ऐसे सब्सटेंस जो आयंस को फॉर्म ना करे। तो जो सब्सटेंस आयंस को फॉर्म करता है, आयंस दैट इज कैटायन और एनायन को, तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। कि सब्सटेंस विच गिव राइज टू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब हम वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो हमको कैटायन और एनायंस मिलेंगे, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। और कुछ दूसरे सब्सटेंस ऐसे होंगे जो आयंस को फॉर्म नहीं करते हैं, तो उसे हम कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो आयंस को फॉर्म ना करे। तो द non-electrolytes are those which do not ionize and exist as a molecule in aqueous solution. Aqueous solution में जब हम वाटर में डालते हैं तो वो as it is रहता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमने एग्जाम्पल लिया NaCl का, ठीक है, NaCl को अगर हम वाटर में डाल रहे हैं, NaCl को जब हम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि यूरिया का हम मॉलिक्यूलर इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे NH2C+O NH2, और इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा, मतलब ये आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये यूरिया क्या हो गया,
नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और NaCl क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट। तो आप इजीली समझ जाए कि जो वाटर में डिसॉल्व होके आयंस, कैटायन और एनायंस को फॉर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट, और जो डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं और आयंस को फॉर्म नहीं कर रहे हैं उसे हम कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन और अनडिसोसिएशन, मतलब कितने वो डिसोसिएट हो रहे हैं, कितने आयंस को फॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली डिसोसिएट होकर, कंप्लीटली डिसॉल्व होकर आयंस को फॉर्म करे और ऑलमोस्ट कंप्लीटली, मतलब एक तो 100% आयन फॉर्म कर दे या फिर 80% भी तो करना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट का नेचर एसिड भी हो सकता है, बेसिस भी हो सकते हैं और सॉल्ट भी हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, H2SO4, HNO3, these are the strong acid. स्ट्रॉन्ग बेसिस में आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH/2, these are the strong bases, और भी सारे हैं। अब सॉल्ट, कौन से सॉल्ट स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोलाइट होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, सॉल्ट का नेचर लाइक NaCl, ठीक है। तो ये हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ऐसे ही होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, वो भी एसिड बेसिस ऑन सॉल्ट्स हो सकते हैं, तो उसमें देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट टू अ स्मॉल एक्सटेंट, मतलब कुछ ही अमाउंट में, कुछ हद तक के ही वो डिसोसिएट होंगे एक्वियस सॉल्यूशन में, तो उसे कहेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें भी वीक एसिड, वीक बेसिस बिलोंग टू दिस क्लास, और सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। तो वीक एसिड्स हैं, वीक एसिड्स में आ जाएगा यहाँ पर एसिटिक एसिड्स इज़ अ वीक एसिड, देन HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, देन फिनॉल, बेंजोइक एसिड, ये आ जाएंगे वीक एसिड में। एंड वीक बेस में आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, फिर आ जाएगा यहाँ पर आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH/3, ये आएंगे वीक बेसिस में, ठीक है। और सॉल्ट भी होंगे, सॉल्ट्स का भी आएगा यहाँ पर कि सॉल्ट भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लेंगे एग्जाम्पल अमोनियम एसिटेट की CH3COO दिस इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सिंपल है कि अगर कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं या ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और कुछ स्मॉल एक्सटेंट में डिसोसिएट हो रहे हैं और आयंस को फॉर्म कर रहे हैं तो उसे कहेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर सॉलिड बेसिस, इलेक्ट्रोलाइट्स आर एसिड बेसिस और सॉल्ट्स। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब हमने इलेक्ट्रोलाइट देखा कि स्ट्रॉन्ग भी है, वीक भी है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, लेकिन कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब उसका अमाउंट क्या है। तो उसका अमाउंट या परसेंटेज जानने के लिए हम यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूज़ करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, दैट इज़ अल्फ़ा। अब इसका फॉर्मूला है एक बड़ा सिंपल सा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये रेशो है। अब यहाँ पे इसमें हम वैल्यूज़ रखते हैं और यहाँ पर अल्फ़ा की जो वैल्यू निकलेगी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से। अब देखते हैं, इसको समझते हैं कि अगर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स है टोटल, ठीक है, जो सब्सटेंस हमने लिया है, अगर मान लेते हैं 100 है और ये 100 में से पूरे के पूरे मोल्स जो है वो डिसोसिएट हो गए 100, ठीक है, 100 आयंस बन गए। 100 आयंस बन गए मतलब इसका इक्वल आ जाएगा कितना 1, और ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1, और फिर 1 × 100 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100%। अब 100% डिज़ोल्व हो जा रहा है, मतलब दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब पूरे डिसोसिएट हो जा रहे हैं, मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखें
मान लेते हैं कि हमारे पास में 100 नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और उसमें से सिर्फ 10 ही मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, ओनली 10 मोल्स आर डिसोसिएटेड आउट ऑफ 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका 0.1 इंटू 100 इज इक्वल्स टू ओनली 10%। तो 10% ही डिसोसिएट हो रहा है, मीन्स दिस इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अगर अल्फ़ा मतलब अगर टोटल हमने ले लिया नंबर ऑफ मोल्स 100 और इसमें से कुछ भी डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। और ज़ीरो आ रहा है मीन्स दिस इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आई बात समझ में कि अगर हमारे पास में अल्फ़ा की वैल्यू, ध्यान में रखना, अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 है या फिर नियरली 1 है, तो ये कहलाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर 1 अप्रॉक्सीमेट 1 या फिर 1 आ रही है एग्जैक्टली, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू अगर यहाँ पर लेस देन 1 रहती है या फिर मोर देन 0 रहती है, मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा लेकिन 1 से कम, ठीक है, 0 से थोड़ा ज़्यादा चलेगा, जैसे 0.5 0.6 इतना चलेगा, ठीक है, लेकिन 1 से होना चाहिए कम, 0.5 से अप्रॉक्सीमेटली 0.5 या फिर 0.5 से कम। तो अगर इतनी वैल्यू आती है तो ये होगा कौन सा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। 0 से ज़्यादा रहना चाहिए लेकिन 1 से कम रहना चाहिए, ठीक है। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये कहलाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूज़ करते हैं। मोर देन 1, अगर 1 या फिर 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर आता है आंसर तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 1 से थोड़ा सा कम या फिर 0 से ज़्यादा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इक्वल टू 0 मीन्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखते हैं एसिड एंड बेसिस का कॉन्सेप्ट, कि एसिड एंड बेस डिफरेंट साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर थेरीज हैं। तो सबसे पहले हम थेरी पढ़ते हैं अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब अकॉर्डिंग टू अरेनियस बेसिस क्या होता है, एसिड देख रहे हैं। एसिड, अब यहाँ पर अरेनियस ने जो जिसमें डिज़ोल्व करना है एसिड और बेस को, सॉल्वेंट लिया है वाटर, सॉल्वेंट लिया है यहाँ पर वाटर, वाटर यूज एज अ सॉल्वेंट। तो एसिड इज अ सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन, एसिड में हाइड्रोजन रहता है और वो देता है H पॉजिटिव आयंस को इन एक्वियस सॉल्यूशन। वाटर में H पॉजिटिव आयंस देने वाला सब्सटेंस कहलाता है एसिड, जैसे कि HCl। HCl वाटर में जब हम इसको डिज़ोल्व करेंगे, वाटर में इसको डालेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन को ये प्रोड्यूस करेगा इन एक्वियस सॉल्यूशन, मीन्स वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर में इसको डिज़ोल्व करना है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम एसिटिक एसिड की, CH3COH, इसको भी वाटर में हम डिज़ोल्व कर रहे हैं और डिज़ोल्व करने के बाद ये भी प्रोड्यूस करेगा आयंस को, CH3COO नेगेटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन, ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे देखें क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने वाले जो सब्सटेंस है तो वो कहलाते हैं एसिड। अब देखो ये यहाँ पर HCl में हमने इरिवर्सिबल यहाँ पे एरो का यूज़ किया है और यहाँ पे यूज़ किया हमने रिवर्सिबल एरो का। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमने एसिड लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है ना। जब ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया तो फिर ये दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के केसेस में जब आयंस कम्प्लीटली डिसोसिएट हो चुके हैं, तो जब ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गए
एक दूसरे से अलग हो गए तो ये फिर से दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर ये एरो का यूज़ किया गया है, मीन्स ये इक्विलिब्रियम में नहीं जाएंगे। और ये है वीक एसिड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, मतलब कुछ हद तक के होते हैं लेकिन कुछ रह जाते हैं, अनायनाइज रह जाते हैं और वही फिर कंबाइन होके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, इसलिए यहाँ पर रिवर्सिबल साइन का यूज़ किया गया है। लेकिन H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मीन्स एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है, आया है समझ में। तो ये हो गया एसिड का कॉन्सेप्ट। और एक चीज़ यहाँ पे समझे कि ये जो H पॉजिटिव आयन्स हैं, ये H पॉजिटिव आयन बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि अब वैली तो हाइड्रोजन छोटा सा है और उसमें से भी हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, अब तो बचा है सिर्फ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। तो फिर ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बचा है, मतलब यहाँ पर सिर्फ H पॉजिटिव जो आयन बचा है, ये वाटर के साथ में कंबाइन होकर फॉर्म करता है हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव आयन। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखना चाहिए H3O पॉजिटिव आयन, लेकिन जनरली लिखा नहीं जाता, वो इस तरीके से बताया जाता है कि ये जो बहुत एक बेयर आयन रह गया है और उसको डिस्क्राइब किया है अरेनियस ने कि ये इतना छोटा है कि वो वाटर के साथ में मिल जाता है और ये हाइड्रोनियम आयन को फॉर्म कर लेता है, ठीक है। अब देखें बेस के लिए अरेनियस की थियोरी। अब ये तो पता है हमको कि सॉल्वेंट अरेनियस ने क्या लिया था, वाटर लिया था, तो बेस को भी हम किस में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। और वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद में ये प्रोड्यूस करेगा OH नेगेटिव आयंस को। क्या प्रोड्यूस करेंगे ये OH नेगेटिव आयंस, मतलब ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और वो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH नेगेटिव आयन। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो NaOH को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेंगे आयन Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन एक्वियस सॉल्यूशन में। और उसी तरीके से यहाँ पर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एग्जाम्पल लेंगे NH4OH और ये प्रोड्यूस करेंगे NH4 पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन एक्वियस सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्वेंट लिया गया है वाटर। अब देखो जैसे हमने एसिड में बताए थे वैसे ही बेस में कॉन्सेप्ट है कि NaOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है, आयंस को फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा, ठीक है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिस इज़ अ वीक बेस, और वीक बेस है तो ये आयन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, OH नेगेटिव आयन को फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे। कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे मीन्स ये आयन को फॉर्म करके फिर से ये रिएक्शन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने वाले हैं, मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीटली डिसोसिएशन नहीं हुआ है। तो ये याद रखें कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता है, बट वीक एसिड एंड वीक बेस में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो ये है अरेनियस का कॉन्सेप्ट for strong Arrhenius concept for acid and base. तो acid which produces H positive ion and base which produces OH negative ion, और ऐसे सब्सटेंस OH प्रेजेंट रहता है इसलिए तो OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करता है। दिस इज अ थ्योरी ऑफ अरेनियस। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, ये भी एसिड बेस थ्योरी की कॉन्सेप्ट है। J.N. ब्रॉन्स्टेड एंड T.M. लॉरी इन्होंने प्रपोज किया था, और इनके अकॉर्डिंग जो एसिड और बेस को हम जो डिज़ोल्व कर सकते हैं वो किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर सकते हैं, एनी सॉल्वेंट। जैसे कि ओरेनियस का था कि सिर्फ वाटर में ही डिज़ोल्व करना है, वाटर को ही एज अ सॉल्वेंट लेना है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये कोई भी सॉल्वेंट हम ले सकते हैं एसिड और बेस को डिज़ोल्व करने के लिए। देखिए व्हाट इज़ एसिड। एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट डोनेट अ प्रोटॉन को जो डोनेट कर देता है, जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है किसी दूसरे सब्सटेंस को, तो उसे कहेंगे हम एसिड। और इसी के कॉन्ट्रास्ट अपोजिट है बेस,
जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है किसी दूसरे सब्सटेंस से, तो उसे कहेंगे हम बेस। इसके एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझना है आपको। देखिए HCl ये एसिड है, इसको हमने डिज़ोल्व किया है H2O के साथ में, वाटर के साथ में। अब वाटर और HCl इन दोनों की रिएक्शन होगी और इसमें ये जो HCl एसिड है, ये एसिड क्या करेगा कि ये प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्योंकि एसिड कैसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। तो ये जो बेस है, ये यहाँ पर H2O एक्ट एज अ बेस, और ये बेस जो है H2O, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करके, मतलब ये यहाँ से H जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या लाएगा, बेस। तो इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद में ये आ गया Cl नेगेटिव, और इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये आ गया H3O पॉजिटिव। आई बात समझ में? इसने एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, एसिड ने प्रोटॉन को क्या किया है, डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद यहाँ से H निकल गया, तो यहाँ क्या बचा है, Cl नेगेटिव आया, और यहाँ H2O ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो रह गया यहाँ पर H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो H3O पॉजिटिव है, H3O पॉजिटिव, ये सिर्फ H पॉजिटिव आयन का ही डिफरेंस है। अगर इसमें से H3O पॉजिटिव आयन में से एक प्रोटॉन को अगर हम लॉस कर दें, अब ये एक प्रोटॉन अगर इसमें से निकल रहा है, लॉस कर रहा है, मतलब ये डोनेट कर दे रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, फिर एसिड बन जाएगा ना। ये H पॉजिटिव प्रोटॉन को अगर ये डोनेट कर देता है, इसमें से निकाल देता है, तो ये बन जाएगा क्या, एसिड। और Cl नेगेटिव, ठीक है, ये है Cl नेगेटिव। अगर ये Cl नेगेटिव H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये अगर एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, बेस। तो मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है सिर्फ इसी दूरी पर है कि वो एक प्रोटॉन को अगर डोनेट करे, एक प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट करे, तो वो एसिड बेस बनेंगे, है ना। तो इसीलिए इसको H3O पॉजिटिव को कह दिया हमने एसिड, और Cl नेगेटिव को कह दिया बेस। और ये जो ये एसिड 1, ये एसिड 2, ये बेस 1 और ये बेस 2, और इनकी पेयर बना दिए, और इन पेयर को कहा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मतलब जो सिर्फ H पॉजिटिव आयन के दूरी पर है, कि एसिड बेस पेयर जो सिंगल H पॉजिटिव आयन का डिफरेंस रखते हैं, तो वो कहलाते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देखिए और अच्छे से इसको समझते हैं यहाँ पर कि HCl H2O के एग्जाम्पल जो लिए हमने, कि द बेस प्रोड्यूस बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। बेस कैसे हुआ, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने पे। किसका प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, एसिड का। देखो ये बेस है, और इस बेस ने किसका प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, एसिड का प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। ओके, फ्रॉम एन एसिड इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। तो ये क्या बन गया, इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया, मतलब उस जो कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। तो ये बेस जो है, ये कौन सा बेस है, कॉन्जुगेट बेस हो गया। Likewise, the acid produced when a base accept a proton। अब ऐसा एसिड जो प्रोड्यूस हुआ किससे, when a base accept a proton, ये वाला, ये बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को जब ये एक्सेप्ट करेगा, ये प्रोटॉन किसका एक्सेप्ट करेगा, एसिड का। ये प्रोटॉन किसका एक्सेप्ट करेगा, एसिड का प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। और इसी एसिड बेस पेयर को हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो डिफर है बाय अ प्रोटॉन, सिर्फ एक प्रोटॉन का ही यहाँ पर डिफरेंस है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, या फिर लॉरी-ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें दो एसिड एंड दो बेसेस बनते हैं, लेकिन उन पेयर को हम कहते हैं, एसिड बेस पेयर को, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। नेक्स्ट थ्योरी है लेविस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी कि ऐसा
स्पेसीज ऐसे सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करते हैं अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसे हम कहेंगे लेविस एसिड। और बेस जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, any species that donate a share in an electron pair is called Lewis base। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना एसिड, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना बेस। तो फिर यहाँ पर कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन डोनेट करेगा? कि जैसे एसिड है, तो एसिड अगर यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। और कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहेगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और या फिर उसमें इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि वो अपना ऑक्टेट को एक्सपांड कर सके, कैन एक्सपांड इट्स ऑक्टेट, उसके ऑक्टेट को वो बढ़ा सके। उसमें इतनी वहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल रहना चाहिए, तभी वो अपने ऑक्टेट को बढ़ाएगा। ठीक है। और बेस की क्या कंडीशन होगी कि बेस है मतलब वो डोनेट कर रहा है, तो मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज रहे, और इलेक्ट्रॉन शेयर मतलब शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब पेयर में रह रहा है, तो पेयर है तो मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन में रख कर ये काम होता है। तो अब आपको ये पता है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड तैयार होते हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर उसी को कहते हैं हम डेट्यू बॉन्ड। तो यही जो इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, एक्सेप्ट होता है या फिर डोनेट होता है, तो उसके जो बॉन्ड तैयार होता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेट या फिर डेट्यू बॉन्ड। तो अभी देखिए इसके एग्जांपल हम देखेंगे एसिड बेस के, कि ध्यान में रखना है एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। एसिड क्या कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे हम BF3 एंड NH3 मॉलिक्यूल का। BF3 बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन की वैलेंसी 1, तो ये फ्लोरीन 3 फ्लोरीन है, और ये 3 फ्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में इन्होंने शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड को तैयार कर लिए। अब दूसरा है अमोनिया NH3, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, इसके वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 तो इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके 3 कोवैलेंट बॉन्ड को तैयार कर लिया है। इस तरीके से आउट ऑफ 5 3 इलेक्ट्रॉन्स विथ हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग है 2। अब ये हो गए इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट करेगा, इसलिए ये कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा एसिड। तो ये जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, डेट्यू बॉन्ड। फिर आपको पता है डेट्यू बॉन्ड को हम किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ये BF3 इस तरीके से, ये जो एक्सेप्टर होता है उसके तरह होता है हेड, और जो डोनर होता है उसके तरह होती है इस एरो की टेल। तो इस तरीके से बन गया ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेट्यू बॉन्ड, है ना। तो ऐसा है कॉन्सेप्ट किसका, ये है लेविस थ्योरी का, कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, पेयर को एक्सेप्ट करता है तो एसिड, और एक पेयर को डोनेट करता है तो वो कहलाता है बेस। तो अब आपको
तीनों भी कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये वाला जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, दिस इज़ लेविस कॉन्सेप्ट। ओरेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था? ओरेनियस का कॉन्सेप्ट था कि अगर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं इन वाटर तो वो है एसिड, और बेस अगर OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं वाटर में तो वो है बेस। तो ये अरेनियस का कॉन्सेप्ट था। और उसी तरीके से हमने तीसरा एक और कॉन्सेप्ट देखे, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, एसिड जो प्रोटॉन को H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं, H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं एसिड, और बेस जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करते हैं वो कहलाते हैं बेस। तो इस तरीके से आपको तीनों भी थ्योरी याद रखना है, लेविस, ओरेनियस एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। तो ये था एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक मतलब जो ऐसा सब्सटेंस जो एसिडिक नेचर को भी शो करे और बेसिक नेचर को भी शो करे। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसमें एबिलिटी है टू एक्ट एन एसिड एज वेल एज बेस। वो एज अ एसिड भी एक्ट करता है और बेस भी एक्ट करता है, तो उसके इस बिहेवियर को कहा जाता है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखा था लॉरी ब्रॉन्स्टेड और थ्योरी, तो उसके अकॉर्डिंग देखो कि NH3 है और ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके ये फॉर्म करेगा। देखो ये अमोनिया है बेस, तो फिर ये एक्ट करेगा एज अ एसिड। तो फिर ये अमोनिया ये प्रोटॉन को, बेस है तो प्रोटॉन को क्या करता है, ये एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करेगा तो ये हो जाएगा NH4 पॉजिटिव आयन। और उसी तरीके से जब इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया एसिड का, यहाँ पे हमने देखा कि ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, तो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे तो ये हो जाएंगे OH नेगेटिव आयन, है ना। तो यहाँ पर वाटर एक्ट हुआ एज अ एसिड, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम HCl, और इसको वाटर के साथ में रिएक्ट करो तो HCl क्या है, ये एसिड है। तो फिर ये जब ये एसिड है तो ये एक्ट करेगा एज अ बेस। तब ये एसिड है तो एसिड प्रोटॉन को क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। तो इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये H3O पॉजिटिव, और इसने प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद ये रह जाता है क्या, Cl नेगेटिव आयन इन वाटर एक्वियस में, है ना। तो यहाँ पे देखो ये वाटर ने एक्ट किया एज अ एसिड, वाटर एक्ट हो रहा है एज अ बेस। तो यहाँ पर एक ही सब्सटेंस की एबिलिटी शो हो रही है एज एन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज एक्ट एज अ बेस। तो इसी बिहेवियर को कहा जाता है एम्फोटेरिक नेचर। तो वाटर शो करता है एम्फोटेरिक नेचर को। तो आज का वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, डाइल्यूशन कांस्टेंट